भारत की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने से कहां चूक गई और यह वर्ल्ड कप हमारे लिए एक टीचर यानी एक शिक्षक की तरह क्यों बन सकता है। इस वर्ल्ड कप ने हमें 5 बड़ी बातें सिखाई हैं, जिनमें पहली बात यह है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम थी वो 19 नवंबर 2023 के दिन की बेस्ट टीम से वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। यानी हमारी जो टीम थी वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, लेकिन रविवार का दिन 19 नवंबर का दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का था। 19 नवंबर 2023 के दिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, इसलिए टूर्नामेंट की बेस्ट टीम 19 नवंबर की बेस्ट टीम से हार गई। दूसरी और सबसे अच्छी बात यह है इस बार कि हमारी टीम की और हमारे खिलाड़ियों की कोई आलोचना नहीं कर रहा। यह एक बिल्कुल नई बात है जिसे हम एक शुभ समाचार की तरह देख सकते हैं। इससे पहले जब भी भारत की टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हारती थी, कोई भी बड़ा मैच हारती थी, तो सबसे पहले टीम के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता था, उनकी ट्रोलिंग होती थी, लोग उनके धर्म पर सवाल उठाते थे और लगातार उनका अपमान करते थे और उनके परिवारों की ट्रोलिंग होती थी। लेकिन इस बार यह एक बड़ा बदलाव आया है, जब देश के लोग वर्ल्ड कप में मिली हार से तो निराश हैं, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों से निराश बिल्कुल नहीं है और भारत के लोगों में अपनी टीम को लेकर इस समय कोई क्रोध नहीं है। तो लोग निराश तो हैं, लेकिन टीम को लेकर क्रोधित नहीं है। यह एक बिल्कुल नई बात इस बार देखने को मिली है। तीसरी बात, इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बहुत सारे लोग जिम्मेदार मान रहे हैं और इस पर भी अब हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर फाइनल का यह मैच अहमदाबाद की जगह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया होता या कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया होता तो शायद भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाती। लेकिन सोचिए, जब इसी वर्ल्ड कप में और अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पिछले महीने पाकिस्तान को हराया था, तब स्टेडियम को लेकर किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन आज ये स्टेडियम एक विलेन बना हुआ है और इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह कि यह स्टेडियम गुजरात में है, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, और दूसरी जो इससे भी बड़ी वजह है वो है इस स्टेडियम का नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहलाता है और इसीलिए भारत के जो खास तौर पर विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है इसे निशाना बना रहे हैं और उनकी मौजूदगी को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेता और एक खास वर्ग के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मैच को देखने के लिए गए क्यों। उनकी मौजूदगी की वजह से, उनके जाने की वजह से ही टीम हार गई और उन्होंने इस मैच में जो आम लोगों के बीच में जब उन्होंने ये मैच देखा तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मार्केटिंग कर रहे थे और अब विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री मोदी की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कहकर कि हार इनकी वजह से हुई है। अब इस हार से यह सीख मिलती है कि वर्तमान को बीती हुई सफलताओं से जीता नहीं जा सकता और हर मैच नया होता है और अगर आप कुछ मैच लगातार जीतते हुए चले भी आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अगला मैच भी आसानी से जीत जाएंगे। आपके लिए हर मैच नया होता है और हर मैच को पुरानी सफलताओं को भुलाकर नए सिरे से खेलना चाहिए और तभी जीत हासिल होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है और क्रिकेट के मामले में भी लोग कहते हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मैच, यानी आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि आप अपने आखिरी मैच में खेले थे। और ऐसा लगता है कि भारत की जो टीम थी लगातार एक के बाद एक मैच तो खेलती जा रही थी, लेकिन यह मैच अलग था। इस मैच में इसलिए भी हारे क्योंकि यहां सवाल स्किल का नहीं था। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि वो टीम जो लगातार अजेय थी, जो एक भी मैच हारी नहीं वर्ल्ड कप में, वो इतनी आसानी से कैसे हार गई। क्या उन्हें खेलना नहीं आता या क्या समस्या थी या पिच खराब था। तो बात हम ये कहना चाहते हैं आज यहां कि ये स्किल की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाड़ियों के पास स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनका बल्ला क्यों नहीं चल रहा था, उन्हें वो जानते नहीं है कि कैसे शॉट्स खेलने हैं या उन्हें गेंदबाजी नहीं आती। बात स्किल की नहीं थी, बात साइकोलॉजिकल थी। स्किल और साइकोलॉजी ये 2 बड़ी चीज थी। स्किल तो है हमारे पास, लेकिन हम साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हारे, हम साइकोलॉजी की वजह से हारे। हम मैदान पर नहीं हारे, हम दिमाग में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ था हम वहां पर हारे। इस पिच पर नहीं हारे,
लेकिन दिमाग पर जो एक पिच था, उम्मीदों का पिच, करोड़ों दर्शकों के प्रेशर का, उनकी उम्मीदों का जो प्रेशर था उसका पिच, और जो हमने इसे इतना बड़ा भव्य बना दिया था उसका प्रेशर। इस हार में दर्शकों के लिए भी एक सीख है, और वो ये कि खेल को खेल के तौर पर लीजिए और अपनी उम्मीदों को मैनेज करना सीखिए, यानी अपनी उम्मीदों का प्रबंधन करना सीखिए। हमारे देश में लोग, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे देश में लोगों ने भारत के फाइनल में पहुंचने को और इस फाइनल के मैच को इतना बड़ा बना दिया था, इतना जबरदस्त हाइप पैदा कर दिया था कि हमारे जो खिलाड़ी थे, स्किल तो था लेकिन साइकोलॉजी की वजह से वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। आपने देखा होगा पूरे देश में लगातार चर्चा चल रही थी। अगर आप उस दिन स्टेडियम में रहते कल, तो आपको देखते कि इतने लाखों जो क्रिकेट के फैंस थे, उनके लिए जीने मरने का प्रश्न था, और हमने इसे खुद इतना भव्य बना दिया था कि हमारे खिलाड़ियों को भी यह लगता होगा कि वो इस प्रेशर को झेलेंगे कैसे। कभी भी आउट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन इस मैच में अगर एक खिलाड़ी भी आउट हुआ तो वो अचानक से दबाव में आया। भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैंस ने ऐसा किया भी, और इस रिश्ते में अब भी लोग और ज्यादा परिपक्व होकर अपनी टीम का साथ दे सकते हैं। और ये बात आज हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जब इन खिलाड़ियों से मिले, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। लेकिन जो बात मैं आपको प्रेशर की बता रहा था, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें हैं जब वो खेल रहे थे। तो ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री खुद की उनकी वहां पर मौजूदगी, वो वहां पर आए, लाखों लोग वहां पर बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। मैच से पहले मार्च पास्ट हो रहा है, हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहे हैं। हमने उसे इतना भव्य बना दिया है कि प्रेशर तो किसी भी टीम पर होना ही था, और हमारी जो टीम है, 140 करोड़ लोगों की ये टीम, हमारी जो टीम है, उस प्रेशर को असल में वो नहीं झेल पाई। तो आप देखिए, हमारे खिलाड़ियों को भी जब इस बात का एहसास होता होगा कि अगर वो हार गए तो कई लोग आत्महत्या कर लेंगे, अगर वो हार गए तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आप सोचिए हम उन पर कितना ज्यादा दबाव डालते हैं। इस समय हमारे देश के बहुत सारे छात्र और युवा सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप की हार से डिप्रेशन में चले गए हैं, और कुछ छात्रों ने तो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अपने कॉलेज में टीचर्स से कुछ दिन की छुट्टी भी मांगी है। तो यह है भारत, जहां क्रिकेट एक धर्म की तरह है, और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को हम भगवान की तरह लेते हैं, लेकिन वो भगवान असल में एक इंसान है। और जब वो इंसान ये देखता है कि उसे भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, लाखों करोड़ों लोग इस स्टेडियम में या स्टेडियम के बाहर उसकी तरफ देख रहे हैं, तो कई बार दबाव में आता है। और ये दबाव इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने देखा, और आप भी उसको समझ पाएंगे उस दबाव को। अब आप एक बार को यह सोचकर देखिए कि जब भारत के लोग इस हार से इतने निराश हैं, तो वर्ल्ड कप हारने वाली हमारी टीम के खिलाड़ी कितने निराश होंगे। ये पल, ये मैच, ये क्षण रोज रोज नहीं आते किसी भी खिलाड़ी के जीवन में, और ये क्षण आया और छू कर निकल गया। ये खिलाड़ी कुछ घंटे पहले तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने का सपना देख रहे थे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब ये सपना पूरा नहीं हुआ तो सोचिए हमारे देश के खिलाड़ियों पर क्या बीती होगी। इसलिए खुशी के मौके पर, जीत के मौके पर तो तालियां बजाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हार के क्षण में, दुख के क्षण में आपके साथ खड़े रहने वाले जो लोग हैं, वही आपके सच्चे फॉलोअर्स हैं, वही आपके सच्चे चाहने वाले हैं, और वही आपके सच्चे दोस्त हैं। इसलिए भारत के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने कम से कम इस बार यह काम अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी टीम को यह बता दिया कि हम आपके सच्चे दोस्त हैं, हम आपके सच्चे फॉलोअर्स हैं, और इस बार उन्होंने कम से कम अपनी टीम के लिए कोई भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। और देश के ज्यादातर लोग आज यही कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा खेली, हम टीम के साथ हैं। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम थी, लेकिन कल जब हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप हारे तो इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां खुद जाकर इनसे मिलकर एक नई उम्मीद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के सभी खिलाड़ियों से स्टेडियम में उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर मुलाकात की मैच के बाद, और उन्हें गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। और एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वो मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें बिल्कुल नई उम्मीद देता है। ये तस्वीरें आपको खुद बता रही हैं।
आज जब विपक्ष के बहुत सारे नेता और हमारे देश का एक खास वर्ग इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ट्रोलिंग कर रहा है, तो हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस मैच को देखने आए तब भारत ये मैच हार रहा था और प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो वापस भी लौट सकते थे, चाहते तो आते ही नहीं या मैच खत्म होने के बाद भी वहां से चुपचाप जा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक परिवार का मुखिया होने के नाते, जैसे हमारे मुखिया होते हैं परिवार के, जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है, ठीक उनकी तरह टीम से उन्होंने मिलने का फैसला किया। यह उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था। टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था। यह अचानक उसी समय बना जब उन्हें लगा कि भारत की टीम हार गई है और इस समय खिलाड़ियों को उनके ढांढस की, उनके हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने अचानक यह फैसला किया कि अब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और खिलाड़ियों से मिलेंगे। इन तस्वीरों को देखकर आज बहुत सारे लोग उस क्षण को भी याद कर रहे हैं जब वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हमारा फेल हो गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह से इसरो के उस समय के चीफ के को गले लगाकर कहा था कि यह हार नहीं, यह शुरुआत है। और इसके बाद इसी साल हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ और भारत ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई और पूरी दुनिया ने तालियां बजाई। और अब बहुत सारे लोगों को यही उम्मीद है कि यही करिश्मा हम शायद अब अगले वर्ल्ड कप में भी कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने चंद्रयान के मामले में किया, वैसा ही अब हम वर्ल्ड कप में भी शायद कर पाएंगे। तो हमारे देश की एक चीज बहुत खास है जो शायद और कहीं नहीं होती होगी, कि हमारे देश में खेल पर भी राजनीति होती है, जीत पर भी राजनीति होती है, हार पर भी राजनीति होती है। वो जो मैच है वो कहां खेला गया, किस स्टेडियम में खेला गया, उस पर भी राजनीति होती है। कौन सा नेता कहां गया, उस पर भी राजनीति होती है। यानी अब हमने खेलों को भी राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बना लिया है और ये किसी भी देश के खेलों के लिए, किसी भी देश के खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए खेल में राजनीति के जो मौके लोग जो अवसर तलाश करते हैं उसे हमें रोकना चाहिए। आज एक और तस्वीर को लेकर बहुत विवाद हो रहा है और यह तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श की, जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर रखे हुए हैं। और जाहिर है, जैसा आप देख सकते हैं, यह मैच के बाद की तस्वीर है और भारत में उनकी इस तस्वीर का जबरदस्त विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अपमान किया है। हमारे देश के लोगों को यह तस्वीर इसलिए नहीं अच्छी लग रही क्योंकि उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने खिलाड़ियों के सिर पर या उनके सीने के करीब नहीं रखा। हमारे देश के लोगों को आदत यह है कि जब हम ये ट्रॉफी जीतते हैं, तो देखिए जब 1983 में कपिल देव की टीम ने ये ट्रॉफी जीती थी तो हमने इसे अपने शीर्ष पर रखा था। हम सम्मान करना जानते हैं और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जब हम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उसे अपने माथे से लगाते हैं, उसे अपने सिर पर रखते हैं। हमारा सम्मान करने का ये तरीका है और हमारे देश के लोग इसी तरह की तस्वीरों को देखते हुए बड़े हुए हैं और हम इसी तरह की तस्वीरों को देखने के आदी हैं क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हमारे देश में यही संस्कृति है जहां खेलों में मिलने वाले पदक को या ट्रॉफी को अपने सिर पर रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उन्हें पैर तो कभी भी नहीं लगाया जाता। यह परंपरा है हमारे देश की, संस्कृति है हमारे देश की कि हम किसी भी शुभ चीज को, किसी भी अच्छी चीज को अपने पैर से नहीं छूते। और बड़ी बात क्या है, अब हमारे देश के लोग तो बड़े नाराज हो गए, लेकिन उन्हें यह देखना पड़ेगा कि ये संस्कृति हमारी है, ये कल्चर हमारी है, ये परंपराएं हमारी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति रहते हैं, दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति ऐसी नहीं है। विदेशों में इन ट्रॉफीज को सिर्फ एक उपलब्धि तक सीमित माना जाता है और मिचेल मार्श ने जो किया वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के इस ट्रॉफी का अपमान नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रॉफी इन खिलाड़ियों की है, इसलिए वो इसके साथ किसी भी तरह से, जैसे जो उन्हें ठीक लगे, जैसे उन्हें अच्छा लगे, वैसे तस्वीरें खिंचा सकते हैं क्योंकि उनकी परंपराएं अलग है। वो वैसे नहीं सोचते जैसे हम हैं। इस बात को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीर है, यह फाइनल अर्जेंटीना की टीम ने जीता था, लेकिन जब अर्जेंटीना के गोलकीपर खिलाड़ी को गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार दिया गया, गोल्डन ग्लव्स दिया गया, तो उन्होंने इसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाई क्योंकि वहां इसी तरह की कल्चर है। इसलिए यह कहना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही इस ट्रॉफी के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह शायद सही नहीं होगा। और अगर हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो हम शायद जरूरत से ज्यादा
उम्मीद लगाकर बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों से। इस बार का वर्ल्ड कप 5 और वजहों से भी हमेशा यादगार रहेगा। पहला, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इस वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड्स के साथ उनकी विनम्रता को भी पूरी दुनिया ने देखा। पहली बार ऐसा हुआ जब शुरुआती 4 मैचों में बेंच पर बैठने वाले मोहम्मद शमी को जब हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद टीम में मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को अपना मुकाम बना लिया और वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगर आप देखें तो ये जो वर्ल्ड कप है, अगर खिलाड़ियों की नजर से देखें तो ये जो वर्ल्ड कप है ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों का है, एक विराट कोहली का और एक मोहम्मद शमी का। इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी के लिए भी याद किया जाएगा जब वो मैदान पर ही गिर गए थे और उनके पैरों में चोट आ गई थी, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को ऐसा मैच जिताया जो कि असल में असंभव सा था। ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के लिए भी याद किया जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बड़ी बड़ी टीमों को हराया और पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से सीख ली। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के उस ट्वीट के लिए भी याद रखा जाएगा जिसमें उन्होंने अपनी सेंचुरी को गाजा के लोगों को समर्पित किया था और वो खेल में धर्म को एक बार फिर से लेकर आए थे। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन आज हम आपको प्रदूषण के बीच प्रकृति की पूजा के सबसे बड़े त्योहार की कुछ निराशाजनक तस्वीरें दिखाएंगे। जिस यमुना नदी का उल्लेख रामायण में है, आज उसी यमुना नदी में चारों तरफ प्रदूषण के झाग तैर रहे थे और दुख की बात यह है कि इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं यमुना नदी के इसी दूषित पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी और छठ का यह त्योहार मना रही थी। छठ को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन सोचिए, दूषित हवा, दूषित जल, दूषित स्थान पर सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा आखिर कैसे हो सकती है? और क्या यह हमारे त्योहारों का और हमारे भगवानों का भी अपमान नहीं है? आज क्या किसी का अपमान नहीं हो रहा? अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था और यह वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था जो बाद में सफल रहा, लेकिन सोचिए आज उसी दिल्ली में छठ पूजा का पर्व इस तरह से यमुना नदी के प्रदूषण वाले, गंदे और झाग वाले पानी के बीच मनाया गया। और जब ये महिलाएं यमुना नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थीं, उस समय वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था कि सूरज जहरीले धुएं के काले बादलों में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था और यह सब कुछ उस पर्व पर हुआ जो प्रकृति को समर्पित है। छठ का पर्व उस तिथि पर मनाया जाता है जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज असामान्य रूप से इकट्ठा होती है और उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं और इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए छठ के दिन सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय अर्घ दिया जाता है। यानी यह त्योहार सूर्य के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उसकी उपासना का पर्व है। लेकिन आज दिल्ली में लोग दूषित हवा और दूषित पानी के बीच प्रकृति के इसी पर्व को मनाने के लिए मजबूर है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां नदियों को मां के समान दर्जा दिया जाता है, नदियों को देवी समान दर्जा दिया जाता है और अक्सर आप लोगों को गंगा मैया या यमुना मैया कहते हुए सुनते भी होंगे। लेकिन आज यमुना नदी की इस हालत को देखकर आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या मां समान नदियों की हमारे देश में ऐसी स्थिति होनी चाहिए? और यह भी सोचकर देखिए कि हमारे देश में मां समान और देवी समान नदियों की ऐसी स्थिति पर हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आज आहत क्यों नहीं होती? यमुना नदी में प्रदूषण और झाग तब है जब दिल्ली सरकार इसे स्वच्छ बनाने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और इसके लिए उसे भारत सरकार से भी अलग से मदद मिलती है। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली सरकार को 475 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसके बावजूद आज यमुना का पानी कैसा है अभी आपने देख लिया। हैरानी की बात यह है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना में जो 75%
प्रदूषण है वो दिल्ली की वजह से ही है। और आपको पता है कि दिल्ली में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण के ये झाग क्यों हैं, क्या आप जानते हैं? यमुना नदी में हर दिन गंदे नालों का 80 करोड़ लीटर गंदा पानी और फैक्ट्रियों का 4 करोड़ 40 लाख लीटर कचरा और वेस्ट मटेरियल जाकर मिल जाता है, इस पानी में गिरता है। और ये बात सरकार अच्छी तरह से जानती है। अगर ये आंकड़े हम तक उपलब्ध हैं तो सरकार के पास भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी के ये झाग किसी को भी परेशान नहीं करते। यमुना का ये गंदा पानी किसी को परेशान नहीं करता और ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर आप देखेंगे आजकल तो किसी फिल्म में कोई सीन आ जाए, किसी फिल्म में कोई डायलॉग आ जाए, किसी और बात पर किसी ने अपने भाषण में कोई कुछ कह दे तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर हमारे देश में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही। ये साफ सुथरे तन बढ़िया रहने चाहिए, और क्या करेंगे। और गंदगी है बहुत, अब एकदम पूरा गंदगी है। अब मजबूरी पर आ जाएंगे नहाने के लिए, अब क्या करो, अब क्या करो, गलती से नहा लिया। बहुत गंदगी है, लत्ता कपड़ा कहाँ धोए हूँ, लेके घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत गंदगी है, साफ कराओ। सरकार को यही बोलो कि साफ उफ करवाएगा, और क्या करेगा। देख रहे हैं कितनी गंदगी पड़ी है, नहाने का तो मन तो नहीं किया, लेकिन मजबूरी इसलिए नहा। कोई बात नहीं, उनके नाम से गंदा भी है तो क्या करे, नियम तो करना ही पड़ेगा ना। उनको केजरीवाल वालों को खुद दिखना चाहिए कि पानी यहाँ छोड़ दें, साफ पानी आए, सब पूजा करने वाला, व्रत करने वाला पूजा करे। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, दिल्ली सरकार की है। और उन्होंने इसे लेकर आज से 8 साल पहले वर्ष 2015 में, याद कीजिए, वर्ष 2015 में एक बड़ा वादा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वो 5 साल में यमुना का पानी इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली ही नहीं, देश के लोग भी अपने बच्चों के साथ यहां पिकनिक मनाने के लिए आया करेंगे। लेकिन आज 5 साल छोड़ दीजिए, 8 साल बाद यमुना की स्थिति यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी यहां अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कभी भी आना पसंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके अलग अलग पुराने बयान हमने आज आपको निकाल कर दिखाए हैं। जब वो ये वादा कर रहे हैं कि वो दिल्ली के यमुना के पानी को साफ कर देंगे, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पानी को इतना साफ कर दूंगा कि आप उसमें डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 41 मजदूरों को जो सुरंग में फंसे हुए हैं उनके बारे में हम खबर बताएंगे, क्योंकि ये 9 दिन हो गए हैं इनको फंसे हुए। उन्हें बचाने के लिए एक साथ कई एजेंसियां अभियान में इस समय जुटी हुई हैं। इस बचाव अभियान की तस्वीरें पिछले 1 सप्ताह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज वहां का कुछ अलग ही नजारा सामने आया, जिसकी हम आपको आज 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यह वहां की पहली तस्वीर है। आज सुरंग के बाहर एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया और वहां पूजा की गई। असल में इतनी कोशिशों के बाद भी मजदूरों को बाहर निकालने में नाकाम रहने से लोगों का भरोसा अब टूटता जा रहा है और यहां के लोगों को लग रहा है कि यह दुर्घटना शायद भगवान का ही कोई प्रकोप है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस स्थान पर यह टनल, यह सुरंग बन रही थी, उसके ऊपर जंगल में एक मंदिर था और इस कंपनी ने 4 साल पहले यह टनल बनाना शुरू किया तो पास में एक मंदिर बनाने का वादा भी किया था और यह वादा पूरा नहीं हुआ और कुछ समय पहले गांव वालों के बनाए एक छोटे मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। इसके बाद यह दुर्घटना हुई है।
अब आज फिर से सुरंग के द्वार के बाहर एक मंदिर का निर्माण किया गया और यह मंदिर अब वहां पर इस स्थिति में मौजूद है और अब इस मंदिर के जरिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और इसी टनल से आज एक और नई तस्वीर आई है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं। आज इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन यानी आईटीए के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स भी यहां पर पहुंच गए हैं। आज उन्होंने काम शुरू करने से पहले इस टनल के बाहर रखे गए इस मंदिर के सामने अपना सिर भी झुकाया। साइंस की दुनिया का एक जाना माना एक्सपर्ट आज भारत में एक मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ। ये कितनी बड़ी बात है और ये एक बिल्कुल नई तस्वीर है। ये जो नए एक्सपर्ट आए हैं ये अंडरग्राउंड जो काम होते हैं यानी जमीन के नीचे सुरंग बनाने जैसे कामों की इन्हें बड़ी गहरी समझ है। भारत के लोगों की आस्था से उनका यह आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत जरूर हुआ होगा। इसलिए उन्होंने पूरे विश्वास से कहा है कि सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के कहने पर अब सुरंग में ऊपर से भी वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और आज टनल के ऊपर ड्रिलिंग मशीनें पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाया गया। इसमें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की मदद ली गई है और रास्ता बनने के बाद मशीनें टनल के ऊपर जाएंगी और नीचे ड्रिल करके 2 फीट चौड़ा एक रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद बचाव कर्मी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल पाएंगे। डीआरडीओ की एक रोबोटिक्स टीम भी यहां पर पहुंच गई है। रोबोटिक मशीनों से इस जगह को, इसकी संरचना को समझा जा सकेगा और यहां पर अब ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मजदूरों को बचाने के साथ बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सुरंग में वैकल्पिक रास्ते बनाने की कोशिश हो रही है जिससे कोई नई मुश्किल आने पर लोग फंस ना जाएं। और जो लोग यहां काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन सब्र और सावधानी नहीं बरती गई तो बचाव में जुटे लोगों को भी खतरा हो सकता है। असल में जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है वहां जो कहीं कहीं पर तो भुरभुरी मिट्टी है और कहीं पर कड़ी चट्टानें हैं। इससे ड्रिलिंग में बहुत बड़ा खतरा रहता है। पिछले हफ्ते एक स्पेशल ड्रिलिंग मशीन अमेरिका से मंगाई गई थी और उसके जरिए मलबे के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 21 मीटर के बाद एक बड़ा चट्टान आ गया जिसे मशीन काट नहीं पाई। अब इस मशीन का बैकअप पहुंच गया है और अभी सुरंग में 2 जगहों से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है और 2 जगहों से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। बचाव दल को मजदूरों तक 6 इंच मोटी एक पाइप पहुंचाने में कामयाबी तो मिली है जिससे उन तक खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंच रही हैं। 4 धाम परियोजना से जुड़ी इस टनल में 41 मजदूर दिवाली के दिन से ही फंसे हुए हैं और उनके परिवार का सब्र अब जवाब दे रहा है। लेकिन सरकार, बचाव के काम में जुटी टीमें और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि मजदूरों को सकुशल बचा लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। आओ, संतोष है, संतोष। सहदेव कहाँ है, सहदेव? Has already reached at the tunnel site. Professor, what has been your experience so far after, taking over this operation? I haven't taken over the operation and I haven't taken personal responsibility. What I said was we, as a full, coordinated international team, led by our local experts who are here, who are the experts, we are committed, and I've said it, I'll say it again, we are getting 41 men out of this tunnel and we're making sure no one else gets hurt in the process, and if it takes us a little time. पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जब मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं और इनका काम है दरअसल ये देखना कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड।
तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। जब हम बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, जब हम इस तरह की सुरंगें बनाते हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इस सब का फायदा देश के लोगों को मिलता है। ये जो टनल बन रही है, ये 4 धाम यात्रा में आपके काम आती, पूरे देश के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये कुर्बानी भी मांगता है, और कई बार प्रकृति आपको कुछ बताने की कोशिश करती है, और ऐसा लगता है कि इस टनल के जरिए भी प्रकृति कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पता लगाना संभव हो गया है कि किस व्यक्ति को कब और कितनी उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसकी बदनामी ज्यादा हो रही है, और लगातार इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ऐसे लगभग 40,000 लोगों को शामिल किया गया जो सीने में दर्द की शिकायत और हृदय संबंधित बीमारियों की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे, और इस दौरान उनका सीटी स्कैन हुआ था। इन सभी लोगों के सीटी स्कैन से जुड़ा यह डेटा एक एआई टूल में फीड किया गया, और फिर औसतन 2 वर्ष और 7 महीने तक इस स्टडी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की निगरानी की गई, यानी सुपरविजन किया गया, स्टडी किया गया, और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी का एआई टूल की मदद से लगातार अध्ययन किया गया। उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस सारी बातों का अध्ययन हुआ, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बड़ी बात यह है कि स्टडी के बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बताया, वो नतीजे काफी हद तक सही निकले, और यह पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 दशक पहले ही, यानी 10 साल पहले ही इस बात का अनुमान लगाना संभव हो जाता है कि किस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, किस व्यक्ति को नहीं आ सकता, और यह हार्ट अटैक कब आ सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि इस प्रयोग से हार्ट अटैक से होने वाली 20% मौतें और हृदय रोग से होने वाली 8% मौतें कम की जा सकती है, और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। और यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी दुनिया में हृदय रोग और हार्ट अटैक से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग हर साल मारे जाते हैं हृदय रोगों की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और इन मौतों में भी हमारा देश नंबर 1 पर है, यानी हार्ट अटैक के मामले में और हृदय रोगों के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। अगर इस मामले में कोई वर्ल्ड कप होता तो हम हर साल ये वर्ल्ड कप का फाइनल बड़े आसानी से जीत लेते। क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन हृदय रोगों का अगर वर्ल्ड कप होगा, हार्ट अटैक का अगर वर्ल्ड कप होगा, तो यकीन मानिए हम सारे मैच जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे और हर साल जीतेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक्स के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत में हृदय रोगों से हर साल लगभग 35 लाख लोग मर जाते हैं, 35 लाख। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है, वो जानते ही नहीं है कि उनके हृदय में कोई परेशानी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई जिससे यह पता चला कि भारत में 18 करोड़ 80 लाख लोग, 18 करोड़ 80 लाख लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से 63% लोग यानी 11 करोड़ 80 लाख लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। आप अंदाजा लगाइए। और यही वजह है कि भारत में हृदय रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनमें से 62% लोग ये जानते ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। भारत में अगर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है तो अनुमान है कि हर साल भारत में इससे 3.5 से 4 लाख लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इसी तरह अमेरिका में एक एआई टूल विकसित हुआ है जो किसी भी हृदय के आकार को समझकर यह बता सकता है कि उस हृदय के साथ कितना लंबा जीवन संभव है। यानी अगर यह हृदय इस तरह का है तो इससे जो इंसान है वो कितना जिंदा रह सकता है, कितने वर्ष तक। हालांकि आज यहां
इस फर्क को भी समझने की जरूरत है कि भारत में फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए हो रहा है, जिससे महिलाओं को निशाना बनाया जा सकता है, साइबर फ्रॉड किए जा सकते हैं, लोगों को लूटा जा सकता है, ठगा जा सकता है, या नफरत फैलाई जा सकती है, दंगे कराए जा सकते हैं। जबकि ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। यानी इससे यह पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी को जब विकसित किया जाता है तो अच्छी मंशा के साथ ही विकसित किया जाता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, इंसान बुरे होते हैं। और हमारे देश में तो हमने खास तौर पर यह देखा है कि जब इंसान, हमारे देश में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उसे दुरुपयोग करने के भी तरीके निकाल लिए जाते हैं। और समय बीतने के साथ इंसान की उम्र बढ़ती जाती है। यह सृष्टि का नियम है कि बचपन के बाद इंसान जवानी की ओर बढ़ता है और उसके बाद बुढ़ापे की ओर। लेकिन क्या इस नियम से छेड़छाड़ हो सकती है? हो सकता है। अमेरिका के एक बहुत ही रईस उद्योगपति हैं जिनका नाम है ब्रायन जॉनसन। वो बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अपनी उम्र को रोककर वापस जवान हो सकते हैं? उनका कहना है कि उनके पिता की उम्र 71 साल से घटकर 46 साल हो गई है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पिता को अपना खून दिया। इससे उनकी उम्र 25 साल कम हो गई। ब्रायन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे सुपर ब्लड ने मेरे पिता की उम्र 25 साल घटा दी है, और उन्होंने अपनी पोस्ट में यह बताया कि यह हुआ कैसे। ब्रायन जॉनसन ने अपने पिता रिचर्ड जॉनसन को 1 लीटर प्लाज्मा डोनेट किया, यानी 1 लीटर प्लाज्मा दिया। इसका मतलब है उन्हें अपना खून दिया। हमारे खून में 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रवाहित होते हैं, और प्लाज्मा में संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज भी होते हैं। ये एंटीबॉडीज बहुत अहम होती हैं, और गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्लाज्मा देकर उनकी जान भी बचाई जाती है। आपने प्लाज्मा का नाम कोरोना महामारी के दौर में भी काफी सुना होगा। प्लाज्मा से तब बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई थी। तो ब्रायन ने अपने पिता को यही 1 लीटर प्लाज्मा दिया है। ब्रायन ने बताया कि उनका प्लाज्मा मिलने के बाद उनके पिता का शरीर अब 46 साल का हो गया है, और अब उनकी उम्र 71 साल के बदले 46 साल के हिसाब से बढ़ेगी। आप इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने उम्र की घड़ी की सुई को 25 साल पीछे घुमा दिया। ब्रायन ने अपने पिता को अपना प्लाज्मा इस साल मई में दिया था। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से उनके पिता की उम्र 46 साल के इंसान की तरह बढ़ रही है। लेकिन क्या प्लाज्मा देने से उम्र घटाई जा सकती है? इसे लेकर खुद ब्रायन को संदेह है, और इसकी 2 वजह हैं। पहला, इस प्रयोग में उनके पिता के शरीर में ब्रायन का 1 लीटर प्लाज्मा चढ़ाया गया, मगर इसके लिए उनके पिता के शरीर से 600 मिलीलीटर प्लाज्मा निकालना भी पड़ा। और अब ब्रायन पक्के तौर पर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पिता की उम्र ब्रायन का प्लाज्मा चढ़ाने से घटी है या उनके पिता का प्लाज्मा निकालने की वजह से। एक और कारण से यह प्रयोग को लेकर संदेह है। ब्रायन ने अपने पिता को मई के महीने में प्लाज्मा देने के समय खुद भी अपने 17 साल के बेटे से उसका प्लाज्मा लिया, लेकिन 17 साल के बेटे से जो प्लाज्मा लिया उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने 2 महीने बाद खुद ही बताया कि वो खुद को अपने बेटे के प्लाज्मा से जवान बनाने की थेरेपी अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ब्रायन ने तब लिखा था कि शायद उम्र दराज लोगों को इसका फायदा हो सकता है, और हो सकता है कि युवा लोगों को ना होता हो। लेकिन ये इंसान की बहुत बड़ी पुराने दौर से ये इच्छा रही है कि वो अपनी मौत को टाल सके और हमेशा जवान बने रह सके। और इस समय भी दुनिया भर में ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है जिससे इंसान की उम्र को रोका जा सके, या इंसान को वापस जवान बनाया जा सके, या फिर मौत को कुछ और वर्षों तक टाला जा सके। सब कुछ हासिल नहीं होता दुनिया में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है।